हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। और दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो फटाफट हम रिवाइज कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। हम लोग पिछले 3 सेशंस में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आपके साथ डिस्कस करके हैं, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। और हर एक लेक्चर में हम स्कीम, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम नहीं पढ़ रहे, हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हर लेक्चर में मैं आपके साथ एक पीवाईक्यू को भी डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको पीवाईक्यूज का भी आइडिया लगे कि किस तरह के सवाल ऑलरेडी देखने को मिले हैं, और उसी पैटर्न पे हमने आपके लिए क्वालिटी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं हर सेशन में आपके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले 3 सेशंस देख चुके हैं। जो 2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के डिस्कस किए हैं, आपको उनका सवाल भी पता मिल गया होगा कि व्हाट इज द आंसर फॉर दैट। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे, एक पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, उनके बारे में भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलेगा, इस सेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इन फटाफट सीरीज का एक्चुअल में मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आपको इंपॉर्टेंट और क्वालिटी क्वेश्चंस मिले, जिससे आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए आपके स्कीम्स कंपोनेंट के और बाकी कंपोनेंट्स के लिए, जिसके भी आपको फटाफट सीरीज के लेक्चर्स मिल रहे हैं। हम 116 सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, और अभी भी हमारा एक ही सिंगल एम है कि हम पूरे तैयार होकर आ रहे हैं इन फटाफट सेशंस में कि आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिले, आपकी प्रैक्टिस में कभी भी कोई कमी ना आए। अब सिर्फ एक चीज हम आपसे डिमांड करते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस में आना है, प्रैक्टिस करना है, और जो भी हम आपको होमवर्क आंसर्स दे रहे हैं, आपको उनके सवाल देने हैं। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, वी आर रेडी, आर यू गाइस रेडी। यही चीज हम आपसे चाहते हैं कि आपको भी तैयार रहना है फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है जननी सुरक्षा योजना के ऊपर। तो मैंने आपको पिछले बार में एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था जननी सुरक्षा योजना के ऊपर कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जननी सुरक्षा योजना। पहला पॉइंट यहां पे लिखा है, इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो देखिए यहां पे दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट हमें समझना है। यहां पे सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं। तो गलती क्या नहीं करनी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सिंपल देखिए, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, और स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, आप कुछ पैसा, आप पूरी कंपनी ओन नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्पॉन्सर कर रहे हो बैक सेंड से। वही चीज याद रखिए, जहां पे गवर्नमेंट 100% प्ले करेगा वो क्या हो जाएगी, सेंट्रल सेक्टर। मतलब वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहां पे भी गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी भी कम हुई, चाहे वो 90% कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो हमारे सिंपल याद रखना है कि वो क्या है, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यही से आपको पहली स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस क्या है। दूसरा बोला है, हर एक बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना पड़ेगा विद जननी सुरक्षा योजना कार्ड। दूसरा, थर्ड पॉइंट है, बेनिफिशियरी जो बीपीएल सर्टिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है इन ऑल दी हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स फॉर कैश असिस्टेंस। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर है जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सभी की सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। अभी मैं बात करूं तो जननी सुरक्षा योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश असिस्टेंस देनी है डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए। यानी कि ये मैटरनल बेनिफिट्स की बात कर रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात कर रही है ये स्कीम। तो वो भी हमारा सोशल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्ले करती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो देखिए ये चीज वहां को प्रमोट करिए, और ये प्रमोट करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड वीकर सेक्शन। अब देखिए यहां पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ, वो भी तो मैटरनिटी की स्कीम ही है। तो यहां पे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं। देखिए यहां पे कैश असिस्टेंस है, वहां पे भी मिलती है, बट वहां पे 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। यहां पे कुछ ऐसा भी कहीं पे भी इंस्टॉलमेंट्स की बात नहीं की गई। सिंपल बात बोलिए, कैश असिस्टेंस मिलेगी, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम प्रमोट करना चाहते हैं बेसिकली इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बीपीएल हाउस होल्ड। तो ये बेसिक चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। अब आते हैं कि पूरे प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी स्पेशल डिस्पेंसेशन है, हैविंग लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स, उनको हम यहां पे प्रमोट करना चाहते हैं। और ये है हमारी हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये है हमारी हाई परफॉर्मेंस स्टेट्स, जहां पे पॉइंट क्या मैंने बोला था कि कैश असिस्टेंस के लिए
बीपीएल सर्टिफिकेट जो है वो होना जरूरी है। तो ये हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जहां पे इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ जननी सुरक्षा योजना। फिर देखिए आप प्रेगनेंसी को ट्रैक कैसे करोगे, क्योंकि यू हैव टू ट्रैक द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आल्सो। तो उसके लिए क्या बोला गया, आपको जननी सुरक्षा योजना कार्ड अलॉन्ग विद एमसीएच कार्ड जो है वो आपको यहां पे हमेशा चाहिए होगा, सो दैट आपकी जो डिलीवरी है वो कितनी इफेक्टिवली हो रही है और आपके जो चेकअप्स हैं और पोस्ट डिलीवरी केयर है क्या वो प्रॉपर हो रहा है, उस चीज को मेजर कैसे किया जा रहा है थ्रू दिस जननी सुरक्षा योजना कार्ड। तो ये था जी आपका होमवर्क क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप काफी स्टूडेंट्स ने, मैं देखा था, आंसर सही दे रहे थे। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह आप आगे भी पार्टिसिपेट कीजिए। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, मैं हर सेशन में बोलता हूँ, इट्स नॉट वन थिंग कि आपने सिर्फ ये 4 क्वेश्चन किए तो आपको समझिए आपको पूरी स्कीम आ गई। नहीं, मेरा यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आपको हर इंपॉर्टेंट स्कीम करवाऊं, बट कुछ चीजें तो आपको भी करनी है, आपको भी स्कीम्स को रिवाइज जरूर करना है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है क्या आप जो स्कीम्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्या आप उसे रिवाइज कर रहे हैं। तो मुझे फटाफट में कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि हाँ सर हम रिवीजन कर रहे हैं और हम हैं तैयार। ठीक है, तो मैं देखूंगा किस किसने लिखा है। एक ही चीज लिखनी है, हाँ सर हम हैं तैयार और हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं आज का पहला क्वेश्चन श्रेष्ठ स्कीम के ऊपर, जो कि अगेन एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर। रिलेट करती है ये एजुकेशन से, बट ये स्कीम किसकी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ठीक है जी, अब मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, यहाँ पे आपको मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है। स्टूडेंट्स मस्ट बी बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, यानी कि एससी कैटेगरी। फैमिली इनकम जो है वो आपकी 1.5 यानी 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है जी, तो मैं पता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी 1 और 3 इज द करेक्ट हियर। तो देखिए श्रेष्ठ स्कीम में जहां पे फैमिली इनकम 1.5 लाख नहीं, शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर एनम, सो दैट्स व्हाई हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। और प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी फैमिली इनकम इज लेस देन ₹1 लाख एंड स्टूडेंट हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी, इनको ज्यादा यहां पे प्रेफरेंस मिलेगी। बट इंपॉर्टेंट चीज याद कर रखिए, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये आप जो चीज यहां पे याद रखेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ है। क्वेश्चन है श्रेय स्कीम के ऊपर। अभी पढ़ा है श्रेष्ठ स्कीम, अब पढ़ रहे हैं हम श्रेय स्कीम। तो श्रेय स्कीम और श्रेष्ठ स्कीम में 2 चीजें हैं, वो है बेनिफिट्स के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर। यहां पे क्या है, फॉर यंग अचीवर स्कीम, दैट इज की स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। आपको मुझे बताना है कितनी फेलोशिप्स मिलेंगी इस स्कीम के अंदर। अब ये नेम इटसेल्फ ही बता रहा है कि यहां पे आपको फेलोशिप्स मिलेंगी यंग स्टूडेंट्स को। तो मुझे बताना है कितनी आपको मिल रही है, फेलोशिप आपको मिल रही है, यानी कि 1000 रुपया प्रति महीना आपको, यानी कि फेलोशिप 1000 फेलोशिप्स जो है वो आपको इस स्कीम के अंदर मिलेंगी। तो देखिए 1000 JRFs आपको मिलेंगे, जो कि आगे जाके एमफिल PhD अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अंडर दिस श्रेयस स्कीम। चलिए जी, अगला सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं सॉइल हेल्थ कार्ड्स के ऊपर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपकी स्कीम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेस्ट होगी। आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और यहां पे आप तीनों स्टेटमेंट्स को बड़े आराम से देखिए। पहली स्टेटमेंट आपको बता रही है कि आपको मॉनिटर करने हैं सॉइल, यहां पे स्कीम मॉनिटर करती है सॉइल ऑफ द फार्मर्स एंड इट विल गिव देम अ फॉर्मेटेड रिपोर्ट। क्या फॉर्मेटेड रिपोर्ट मिलती है। अथॉरिटीज मॉनिटर करती हैं सॉइल को वंस इन 3 ईयर्स, क्या 3 साल में मॉनिटर करती है, रेगुलरली मॉनिटर करती हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट यहां पे बताया गया गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय करती है एक्सपर्ट्स सो दैट फार्मर्स को बेटर चीजें, बेटर मैयर्स मिल सके फॉर देयर सॉइल। तो आपको मुझे बताना यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट्स यहां पे करेक्ट दिए गए हैं। तो बताओ यहां पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, बिकॉज अथॉरिटीज जी हां मॉनिटर करती हैं, बिल्कुल सही है, बट 3 साल में नहीं, रेगुलरली यहां पे मॉनिटरिंग होती है, बट जो रिपोर्ट मिलती है वो 1 इन 3 ईयर मिलती है। तो 2 चीजों का ध्यान रखना है, अथॉरिटीज मॉनिटरिंग कब करती हैं, वो रेगुलर लेवल पे करती हैं, बट रिपोर्ट फार्मर को कब मिलती है, वो मिलती है 1 इन 3 ईयर। तो यहां पे एक चीज याद रखना है, कब मिलती है, 1 इन 3 ईयर। तो ये चीज याद रखनी है। और सॉइल हेल्थ कार्ड आपको कल मिलता है 3 साल के बाद। तो देखिए ये चीजें मैं आपको बता रहा था, 1 in every year they will provide a report to the farmers, जबकि अथॉरिटीज मॉनिटर करेंगी ऑन रेगुलर बेसिस। बिल्कुल सही है जी, मॉनिटर करेंगे सॉइल ऑफ द फार्मर्स एंड विल गिव देम अ फॉर्मेटेड रिपोर्ट सो दैट अपनी सॉइल को वो बेटर कर सके, उसकी फर्टिलिटी को बेटर कर सके। और गवर्नमेंट का काम कहते हैं यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, गवर्नमेंट will also employ experts
विच विल हेल्प द फार्मर्स इन कैरिंग आउट द करेक्टिव मेजर्स। तो ये है जी ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ केयर स्कीम, जो मैंने india.gov.in से लिए, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट, तो वहीं से मैंने आपको ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इस तरह की स्कीम्स में आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए, बट क्या उस स्कीम का इंप्लीकेशन है दैट कैन ऑल्सो बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। चलिए अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब आपको मुझे बताना है स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू। देखिए ये स्टेटमेंट मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ट्रू पूछ रहा है या नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो अब मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट नहीं है। द मिशन इज ऑपरेटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यहां पे एम्फेसिस दिया जा रहा है ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू पीपीपी मोड, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज आर इंप्रूवमेंट, रिन्यूअल एंड रीडेवलपमेंट। तो क्या कर रहे हो आप, सिटी इंप्रूव करोगे, आप सिटी को रिन्यू करके यानी कि रीडेवलप करोगे और सिटी को एक्सटेंड करोगे थ्रू द ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नए प्रोजेक्ट। लास्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इज डन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो क्या एसपीवी कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है या सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको ज्यादा नहीं परेशान होना पड़ेगा। अगर आपने स्मार्ट सिटीज मिशन थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता है जी ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कुछ परसेंटेज है। तो आंसर बहुत इजी है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको यही बताया था, आज के क्वेश्चन में जब हम जनरली सुरक्षा योजना को डिस्कस कर रहे थे, दैट गाइस आपको यही बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, यहीं से भी आंसर निकल जाते हैं। जरूरी नहीं आपको पूरी स्कीम का हर एक डाटा याद हो, अगर आपको स्कीम का आइडिया है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है, जहां पे गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन 90, 60, 40 कुछ भी हो सकती है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड ही वो स्कीम है। तो ये स्कीम क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे मेन एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है, ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप अपनी सिटीज को ब्यूटीफुल तक करना चाहते हो, वहां पे क्या चाहते हो कि वहां पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो। तो प्राइवेट प्लेयर्स जब इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट का शेयर थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो यही यहां पे बताया गया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट शेयर को हम ज्यादा यहां पे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, जो मैंने आपको पूछा है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स क्या है, आपको सिटी में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, बिल्कुल कॉमन है। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो, यार मुझे मेरे शहर को अच्छा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने शहर को सबसे पहले तो क्या करेंगे, खुद कहेंगे कि सिटी को इंप्रूव करना चाहिए, तो इंप्रूव में क्या करें, रेट्रोफिटिंग होगी, कुछ ना कुछ चीजें ठीक होंगी। फिर रिन्यूअलमेंट होगी यानी कि रीडेवलपमेंट, कुछ चीजें ऐसी जिसकी डेवलपमेंट दोबारा होनी चाहिए, रीडेवलपमेंट। और लास्ट में आता है जी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे होगी, जब आप नए कुछ चीजें लॉन्च करोगे, जो कि ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो वहां पे लॉन्च करोगे। इस तरह आपके स्मार्ट सिटीज मिशन के ये स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स हैं। इंप्लीमेंटेशन किसके अंडर होगी, डन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है जी, जो कि सेट कब किसके अंडर हुआ है, अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, ये किस जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इट विल बी प्रमोटेड बाय स्टेट्स के साथ साथ आपके अर्बन लोकल बॉडीज इसको मिलकर प्रमोट करेंगे, जहां पे स्टेट एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 50-50%। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। एसपीवी किसके अंडर बन रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बन रहा है। फिर एसपीवी में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट प्ले कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले कर रही है या प्राइवेट सेक्टर प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रही है जी स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि 50-50 रेशियो है स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर। और पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन हैज बीन, द पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन, अब ये स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है टिल जून 2023। तो देखो यही बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट्स उसके फीचर्स के ऊपर पूछे हैं। अब एग्जामिनर एक चीज आगे जाके पूछ सकता है कि क्या ये स्कीम कब तक एक्सटेंड हुई, तो जून 2023 तक एक्सटेंड हुई है। तो बिल्कुल सही है जी, स्कीम जून 2023 तक एक्सटेंड हुई है, जो हमने यहां पे कवर कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्मार्ट सिटीज मिशन फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो हमने सारा कवर कर लिया स्मार्ट सिटीज मिशन के ऊपर। अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है आई थिंक वन बंधु कल्याण योजना। तो अब मुझे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोकस एरियाज ऑफ वन बंधु कल्याण योजना। इस तरह की स्कीम्स होंगी दोस्तों जो जनरली हम लोग छोड़ देंगे। हम सोचते हैं सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो एनवायरमेंट की स्कीम क्यों पूछेगा, तो वो एजुकेशन की स्कीम क्यों पूछेगा, वो तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की स्कीम पूछेगा, वो तो सिर्फ हमें आके
सोशल सिक्योरिटी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ज्यादातर वुमेन्स की स्कीम पूछ लेगा, बट हमें याद रखना है हर एक टारगेट को हमें कवर करना है। जब आप एनवायरमेंट जैसे वन बंधु कल्याण योजना की बात करो तो यहाँ पे ट्राइबल हमारे कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हम ट्राइबल्स को जोड़ना चाहते हैं तो वो भी तो सोशल सिक्योरिटी ही है, उनको देना चाहते हैं। तो इस तरह की स्कीम्स हमें हमेशा याद रखनी है। वन बंधु कल्याण योजना होगी, आपकी वन धन योजना होगी, तो ये भी माइनॉरिटी फेस के थ्रू जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो रही हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे फोकस एरिया नहीं है। तो यहाँ पे फोकस एरिया कौन सा नहीं है जी, ऑप्शन नंबर बी, रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस एरिया नहीं है। तो क्या है जिसके फोकस एरिया, ये मैंने आपको सारे फोकस एरियाज बता दिए हैं वन बंधु कल्याण योजना के ऊपर। इसका सबसे पहला पॉइंट क्वालिटेटिव एंड सस्टेनेबल है, आपको एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ट्राइबल एरिया मैंने बोला माइनॉरिटी फेस ट्राइबल एरिया, हेल्थ फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, फिर आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिसके बाद आपको ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्राइबल्स। तो देखिए सिंपल बात है, जो चीज गवर्नमेंट इंसिस्ट करते हैं कि हमें ट्राइबलिज्म में ये चीजें लिखनी है, अर्बनाइजेशन मिसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो देखिए यही सब चीज तो हम यहां से दे रहे हैं, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, दिस इज द प्राइम फोकस ऑफ दिस वन बंधु कल्याण योजना। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपको इन सेशंस में, अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द सेशन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। और इस सेशन की पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक कीजिए और आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर। आपको मुझे बताना है कौन सी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं जो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर की जाती हैं। सबसे पहले विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा रहा है, क्या रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है, प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन हमें पता होता है, बेसिक टर्म्स पे आपको ध्यान देना है। देखिए हमेशा सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मतलब सिंगल बॉडी ऊपर से नीचे तक आ रहा है, डिसेंट्रलाइज इज बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो इस तरह के अगर आपको टर्म्स पता है ना इकोनॉमी में भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। करंट अफेयर्स हमें लगता है सिर्फ करंट याद कीजिए, बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो आप काफी चीजें यहीं से अंडरस्टैंड कर सकते हो, और अंडरस्टैंड करके भी आप स्कीम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है जी डायरेक्ट टू होम एक्सेस मिल जाएगा फ्रॉम दूरदर्शन। तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे आपकी सभी की सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। अगर मैं बात करूं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे, रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, डिसेंट्रलाइज होगी रिन्यूएबल एनर्जी, और डायरेक्ट टू होम एक्सेस भी मिलेगा फॉर दूरदर्शन। तो मतलब सिंपल बात है, आप विलेजेस को एनहांस करना चाहते हो, सबसे प्राइम चीज जब भी आप कोई चीज को बेटर करना चाहते हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी होनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो ये बेसिक चीजें आप हमेशा याद रखिए, ये वो आंसर में आपको मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम जो कि अटल पेंशन योजना। मैंने आपके साथ पहले लेक्चर में भी अटल पेंशन योजना डिस्कस की थी, सेकंड लेक्चर में भी अटल पेंशन योजना डिस्कस की है मैंने आपके साथ। अब आपको मुझे लगता है अटल पेंशन योजना आपने काफी अच्छी तरह कवर कर ली होगी। तो मुझे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अटल पेंशन योजना। मैक्सिमम पेंशन अटल पेंशन योजना के अंदर कितनी मिलती है, 5,000 रुपए इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अटल पेंशन योजना आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स, क्या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टैक्स बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑल्सो को कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, प्रोवाइडेड, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। यहां पे देखिए थर्ड स्टेटमेंट कितने पॉइंट लिखा है कि इंडिविजुअल इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी यानी कि स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम और हु इज नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा, आई थिंक आप बहुत ही इजीली इस आंसर को कवर कर सकते हो। यहां पे आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको यही बोला था कि मेंबर्स ऑफ ईपीएफ आर एलिजिबल, दैट इज नॉट इनकम टैक्स पेयर। ईपीएफ ये मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते। और अटल पेंशन योजना का प्राइमरी फोकस क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहां से हमें याद होना चाहिए कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है तो ना तो वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कैटर कर रहा है और ना वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कैटर कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ग्रांटेड पेंशन कितनी है, दैट इज 5,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ मिनिमम कितनी है, 1,000 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। यानी कि ये पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो आपकी एलिजिबल हैं फॉर टैक्स बेनिफिट्स ऑल्सो। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, जहां पे इंडिविजुअल क्या होनी चाहिए, देखिए क्लियर कट लिखा है,
ना तो वो किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए। दैट इज द टू थिंग। और ये लिखी हुई हैं कुछ और चीजें। ईपीएफ मैंने आपको पिछली बार पूछा था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंडर वो चीज जो है इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ईपीएफ। कोल माइनस प्रोविडेंट फंड, असम टी प्लांटेशन प्रोविडेंट फंड या सीमस प्रोविडेंट फंड या जे&के प्रोविडेंट फंड, तो इनका पर्सन जो है वो नहीं होना चाहिए अंडर द अटल पेंशन योजना। चलिए अब डिस्कस किया अटल पेंशन योजना, अब आपके साथ फिर डिस्कस करते हैं पीवाईक्यूज के ऊपर। तो देखिए मैं आपके साथ जो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था ना कि हम सोचते सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की स्कीम है, लेबर की स्कीम है, कॉमर्स की स्कीम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट एग्जामिनेशन में 2021 में ईओ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर, तो ये भी हमें याद रखना, फार्मर्स भी हमारा सोशल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप फिर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहला बोला था प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैराइटीज एंड पेस्टिसाइड्स, टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया, या फिर इंप्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। तो सिंपल चीज समझिए, सब्सिडीज की तो बात ही नहीं कहीं पे हुई कृषि सिंचाई योजना में, तो सब्सिडीज वाला पॉइंट ही गलत है यहाँ पे। तो देखिए सब्सिडीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो सिंपल चीज देखिए क्या है, हम अपने कल्टिवेबल एरिया को एक्सपेंड करना चाहते हैं। हाँ, हम फार्मर वाटर यूज एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि वेस्टेज को रिड्यूस किया जाए। हमारे पास एडॉप्शन है जिसमें हम लोग इरिगेशन और अदर सेविंग टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट रेनफेड एरियाज, प्रमोशनल एक्टिविटीज हम करेंगे जहां पे हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप अलाइनमेंट की बात की गई है। और यहां पे बोला गया है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, तो किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। सब्सिडीज की बात नहीं की गई है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए बिकम्स इनकरेक्ट। चलिए अब बात करते हैं एनपीएस ट्रस्ट के ऊपर। नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब आपको क्वेश्चन पूछा कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। पहला पॉइंट बोला गया है कि वन ऑफ द ट्रस्टीज फ्रॉम द एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड इज डेजिग्नेटेड बाय पीएफआरडीए। एनपीएस ट्रस्ट अपॉइंट्स द सुटेबल पर्सन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर who shall be responsible for day to day administration। और एनपीएस ट्रस्ट को रेगुलेट कौन कर रहा है, पीएफआरडीए। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, देखिए यहां पे क्या लिखा है, द बोर्ड ट्रस्ट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय पीएफआरडीए, इट इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। अगर हमें सिंपल बेसिक पता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एनपीएस पीएफआरडीए, अटल पेंशन योजना पीएफआरडीए, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। ठीक है जी, तो थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है हमारी करेक्ट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी वैसे ही कैंसिल होगी। अब हमें पहली चीज देखनी है, ट्रस्टीज एनपीएस ट्रस्ट में पॉइंट होते हैं। अगर रेगुलेट पीएफआरडीए कर रहा है तो डेजिग्नेट कौन करेगा, पीएफआरडीए तो करेगा, तो डेजिग्नेटेड बाय पीएफआरडीए। देखिए मैंने क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझाया नहीं है, सिर्फ बेसिक्स जो आपने पढ़ा है, एक लाइन आपने पढ़ी, मैंने सिर्फ आपको वही समझाई है। तो वो आप यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन जो है वो सही बनेगा। आंसर क्या बनेगा, हमारे सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे फॉल्स है। देखिए पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि एनपीएस जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मैनेज करते हैं, जो कि पीएफआरडीए करेगा। एनपीएस को रेगुलेट कौन कर रहा है, पीएफआरडीए कर रहा है। अब देखिए पीएफआरडीए अपॉइंट करता है सुटेबल पर्सन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर who shall be responsible for day to day administration and management of the trust। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, इसके कारण हमारी सेकंड ऑप्शन जो है वो बन जाती है इनकरेक्ट। तो आई होप गाइस हमने जितने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैंने जितनी स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम, श्रेय स्कीम आपके साथ डिस्कस की है, हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे क्वेश्चन डिस्कस किया है, जननी सुरक्षा योजना जो होमवर्क दिया था वो भी हमने डिस्कस किया है। तो हमने काफी इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस किए हैं। फिर एक एक चीज बोलूंगा, अब आपका काम क्या है, आपको इन स्कीम्स को एक बार दोबारा रिवाइज करना है। चलिए अब आते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर। देखिए मनरेगा, मैंने आपको पिछले ही लेसन में, पिछले ही सेक्शन में मैंने आपको मनरेगा पढ़ाया, जहां पे मैंने बोला था एमजी नरेगा के ऊपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ ईओ एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप देखिए ये स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है, तो पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ी है। मुझे लगता है कि आप सबने वो स्कीम को रिवाइज कर ले, यही हम आपसे आज यहाँ पे टेस्ट करेंगे। आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू एमजी नरेगा स्कीम। जो वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, वर्क इज प्रोवाइडेड विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स। फिर आपको मुझे बताना है 75:25 जो है वेज और मटेरियल की रेशियो है, दैट नीड्स टू बी मेंटेन। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 14 डेज। तो क्या 14 दिनों में बात होती है, 15 दिनों में या 50 दिनों में, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट बॉक्स। अब दो चीजें आपको मुझे बतानी, सिर्फ एक चीज के सर हम हैं तैयार और हम कर लेंगे, तो ये भी आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आपका जोश हमेशा हाई रहे। और दूसरा है इस चीज का आंसर, जो एमजी नरेगा स्कीम हमने पिछले सेशन में पढ़ी है,
आज देखते हैं किस तरीके अच्छी तरह आपने उन स्कीम को रिवाइज किया। सो गाइस, ये सब था हमारे लिए। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हम आपकी सहायता इन फटाफट सीरीज के साथ कैसे कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही एम है, आपकी सिलेक्शन करवाना। तो हम आपके लिए 3 कोर्सेज लेके आए हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप मास्टर पैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हर एक चीज के आपको कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो चीज है। दूसरी बात आता है टेस्ट सीरीज प्लस। टेस्ट सीरीज अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हो, आपको जीएस कंट्रोल्ड है और आपको लगता है सिर्फ मेरा अकाउंटेंसी, इंटरनेशनल लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी के लॉज मैंने नहीं पढ़े हुए हैं, प्लस करंट अफेयर्स की मुझे पीडीएफ मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ ही प्रिपेयर किया हुआ है, यू हैव प्रिपेयर्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट और सिर्फ आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और इन सब की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है गाइस, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर दैट इज 8146207241। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।